आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट न्यूज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा ये अभी यानी 6 मार्च 2024 को प्रोविजनल अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है। और ये ऑर्डर जो है, ज्वाइनिंग का ऑर्डर किस विषय के अभ्यर्थियों का है? ये व्यवसायिक प्रशासन यानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अभ्यर्थियों का है। मैं आपको बता दूं कि आरपीएससी के द्वारा 27 फरवरी 2024 को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विषय की फाइनल आंसर की जारी की गई थी और साथ ही साथ में मार्क्स जारी किए गए थे। अब इन अभ्यर्थियों को टोटल ये 111 अभ्यर्थी हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के। इन अभ्यर्थियों को आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के द्वारा नियुक्ति का जो आदेश है वो जारी किया गया है। तो इन अभ्यर्थियों को इनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय महाविद्यालय में अनंतिम यानी प्रोविजनल नियुक्ति जो है वो प्रदान की जाती है। ये आप देख सकते हैं, टोटल 111 अभ्यर्थियों की ये लिस्ट है। ये इसके अंदर क्रमांक नंबर 1 पर देखिए, सहायक आचार्य का नाम आदित्य कुमार शर्मा, ये इनकी मेरिट संख्या है, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये इनकी श्रेणी है और इनका पद स्थापन जो है वो राजकीय महाविद्यालय चूरू है। ठीक है, इनको राजकीय महाविद्यालय चूरू के अंदर पद स्थापन किया गया है। पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन अभ्यर्थियों को कब तक ज्वाइनिंग करनी है, ज्वाइनिंग के समय किस किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की जो है वो आवश्यकता होती है। तो अन्य अभ्यर्थी जो कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं उनको भी वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आपके लिए भी ये नॉलेजेबल न्यूज है। ठीक है, तो ये आप देखिए, ये अभ्यर्थियों का पूरा डिटेल जिनका जो है नियुक्ति के लिए नाम प्रस्तावित किया गया है आरपीएससी के द्वारा आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर को, और आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के द्वारा इन 111 अभ्यर्थियों को जो है अलग अलग कॉलेजों के अंदर अस्थायी रूप से नियुक्ति का जो ये आदेश जारी किया है। ठीक है, तो इन सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप जीवन में इसी प्रकार से और अधिक प्रगति करें, आगे बढ़ें, यही मेरी ईश्वर से शुभकामनाएं हैं। ये आप देख सकते हैं पूरी जो लिस्ट है 111 अभ्यर्थियों की, ये आपके सामने है। ठीक है, ये पूरी लिस्ट। अब इनको किस प्रकार से ज्वाइनिंग करनी है, ज्वाइनिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है इनको बनवाने हैं, वो मैं पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो प्रदान करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो का लिंक जो है वो अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक हमारा चैनल जो है वो पहुँच सके। आपसे यही सहयोग हम चाहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो विषय है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनकी लिस्ट आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, टोटल ये 111 अभ्यर्थियों की इसमें आयुक्तालय के द्वारा जो है लिस्ट जारी की गई है। ये टोटल जो 111 अभ्यर्थी है। अब देखिए, जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो आप देखिए कि ये जो अभ्यर्थी हैं इनको 2 वर्ष तक की अवधि के लिए परिवीक्षिका काल के रूप में नियुक्त जो है किया जाएगा। तो परिवीक्षिका काल के अंदर इनको जो है फिक्स मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा 40,000 रुपये प्रति माह। ठीक है, 2 वर्ष तक इनको प्रतिमाह जो है प्रोबेशनल पीरियड के दौरान 40,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जाएगा। और ये जो परिलाभ है ये माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ में हुए निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई SLP 25,565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अधीन होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ये मामला पेंडिंग के अंदर है। राजस्थान की उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है उसके द्वारा डिसीजन दिया गया था और अब जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। गोपाल कुमावत जो है अभ्यर्थी, इन्होंने इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका जो है वो डाल रखी है। तो इसका जो डिसीजन आएगा
उसके आधार पर ये जो मासिक मानदेय है वो प्रदान किया जाएगा। बाकी जब तक डिसीजन नहीं आता है तब तक 40,000 रुपये प्रति माह जो है वो मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि परिवीक्षिका काल में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि और अन्य भत्ते जो है वो प्रदान नहीं किए जाएंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि परिवीक्षिका काल में स्थिर परिलाभों में से जीपीएफ की कटौती संबंधित सेवा नियमों और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अनुसार रहेगी। चौथा पॉइंट है उक्त अभ्यर्थियों का कार्य एवं आचरण परिवीक्षिका अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षिका काल की समाप्ति पर संतोषजनक नहीं पाया गया तो उसे बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकता है। तो परिवीक्षिका काल के दौरान इनका कार्य व्यवहार और आचरण जो है वो संतोषजनक होना चाहिए। ठीक है। और 2 वर्ष का परिवीक्षिका काल सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात इनको जो वेतनमान दिया जाएगा ये वेतनमान दिया जाएगा और ये पे ग्रेड इनको प्रदान की जाएगी। तो इनका जो न्यूनतम मूल वेतन होगा 2 वर्ष के बाद में वो 57,700 रुपये प्लस ये पे ग्रेड मिला करके दिया जाएगा। इसके बाद में छठा पॉइंट है राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय पेंशन और अन्य सेवा लाभ के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश और दिशा निर्देश लागू होंगे। 7वां पॉइंट है उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर कार्मिक विभाग राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी संतान संबंधी प्रावधान लागू होंगे। तो ये आपको पता ही है कि 2 से ज़्यादा जो संतान है वो नहीं होनी चाहिए। तो इस हास्य का इनको शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना पड़ेगा ज्वाइनिंग के समय। उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्ययन होगी। उक्त अभ्यर्थियों को कार्य ग्रहण हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। इसके बाद में अगला जो निर्देश है आपको ज्वाइनिंग के समय क्या करना पड़ेगा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जो प्रस्तुत है चिकित्सा प्रमाण पत्र जिसको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी बोल सकते हो, हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपको प्रस्तुत करना होगा। तो ये भी आपको बनवाना है। इसके अलावा चरित्र सत्यापन जो है चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको प्रस्तुत करना है। तो इसके लिए अटेस्टेशन फॉर्म जो है उसके आधार पर आपकी नियुक्ति जो है वो की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा अटेस्टेशन फॉर्म में अंकित कोई सूचना गलत पाए जाने पर अथवा अभ्यर्थियों का चरित्र एवं पूर्ववर्ती सत्यापन उचित नहीं पाए जाने की स्थिति में ये अनंतिम नियुक्ति निरस्त की जाएगी तथा अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार आपराधिक या दीवानी या विधिक कार्यवाही की जाएगी तथा वह अभ्यर्थी अन्य किसी राजकीय नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। तो ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है इसके अंदर आपको सही सूचना फिलअप करनी है, किसी भी प्रकार का तथ्य नहीं छुपाना है, गलत सूचना जो वो नहीं भरनी है। अगला पॉइंट है जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे, परंतु पद स्थापन पर कार्य ग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम थ्रू प्रॉपर चैनल से कार्य मुक्त किए जाने का आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। तो जो इन सर्विस के अंदर है ऐसे अभ्यर्थियों को एक तो कार्य मुक्त किए जाने का आदेश जो है ये प्रस्तुत करना होगा और एक गत भुगतान प्रमाण पत्र जो प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। अगला जो निर्देश है कि उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों की जांच के अधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं तो राज्य सरकार इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर सकेगी। 14 नंबर का जो निर्देश है उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वही है जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा समयक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है। 15 नंबर का जो पॉइंट है चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ या कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से मेरिट सूची के आधार पर होगा। तो जो ज्वाइनिंग की डेट बताई है आप ये न सोचें कि मैं पहले ज्वाइनिंग करूँगा तो मैं जो है वरिष्ठ रहूँगा या मेरिट के अंदर मेरा जो स्थान है वो पहले रहेगा और बाद में ज्वाइन करूँगा तो मैं जूनियर बन जाऊँगा। यहाँ पर जूनियर और सीनियर का कोई जो है मैटर नहीं है। आपकी जो मेरिट है वो आरपीएससी ने जो मेरिट निर्धारित की है उसके अकॉर्डिंग रहेगी, वही आपकी सीनियरिटी रहेगी, चाहे आप बाद में ज्वाइन करें चाहे आप पहले ज्वाइन करें। ठीक है। उससे सीनियरिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला है
उक्त अभ्यर्थियों को पूर्व की किसी भी परीक्षा की सेवा के आधार पर अनुभव तथा योग्यताओं का लाभ दे नहीं होगा, जिसमें CAS भी शामिल है। यानी पहले के एक्सपीरियंस का आपको इसमें कोई लाभ जो है वो प्रदान नहीं किया जाएगा। और लास्ट जो है उपयुक्त अभ्यर्थियों को दिनांक 26 मार्च 2024 तक आवश्यक रूप से अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए। उक्त तिथि के पश्चात अधो हस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के बिना कार्य ग्रहण नहीं करने दिया जाएगा और उनकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जाएगी। तो ये जो 111 अभ्यर्थी हैं इनको 26 मार्च 2024 से पहले अपनी कॉलेज के अंदर जाकर के ज्वाइनिंग कर लेनी है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं तो फिर आप जो है ये जो जिसके द्वारा आदेश जारी किया गया है उसकी अनुमति से ही ज्वाइन कर सकते हैं, वरना आपकी जो नियुक्ति है वो निरस्त कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये थी RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट न्यूज। इसी प्रकार की न्यूज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।